हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्क्स टू मास्टरी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 1 दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। और इस टॉपिक को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू एंड रजिस्टर्स एंड सेकंड पार्ट में यानी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीपीयू को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर को हम मॉडल ऑफ कंप्यूटर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से क्वेश्चन आते हैं आरजीपीवी में। तो हमें सेम ही आंसर लिख के आना है, यानी कि इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, हमें ये चारों लिख के आने हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, या उसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क यानी कि वो कंपोनेंट्स किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, it defines how various components of computer such as CPU, memory, input output unit are interconnected and interact to perform computational task। कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके किस तरह से किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो होता है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, Understanding computer organization is essential as it provides insight into how computer process the data, execute instruction and deliver output to the user। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये बताता है कि कंप्यूटर कोई भी डाटा को किस तरह से प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, या किस तरह से यूज़र को आउटपुट डिलीवर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। तो जिसमें पहला है इनपुट यूनिट, फिर सेकंड सीपीयू, फिर थर्ड इज़ मेमोरी यूनिट एंड फोर्थ एंड लास्ट इज आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब इनपुट यूनिट क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू दी इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या करता है? यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है। किसके थ्रू लेता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को लेने का काम कौन करता है? इनपुट यूनिट करता है। फिर सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, है ना। इट डज ऑल कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल अदर पार्ट्स। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल करता है, और जितनी भी कैलकुलेशन या जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। फिर मेमोरी यूनिट, मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब मेमोरी क्या है? मेमोरी यूनिट बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है उसको स्टोर करता है, या जो जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं प्रोसेसिंग करते वक्त जो आते हैं उनको स्टोर करता है, या फिर जितने भी फाइनल आउटपुट होते हैं प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, या फाइनल आउटपुट को स्टोर करता है, जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ये सब क्या है? हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर आउटपुट यूनिट, इट जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट क्या होता है? जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या किसी भी इनपुट डाटा को हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसकी ज़रूरत होती है? आउटपुट यूनिट की। जैसे कि एग्जाम्पल मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमें कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, मुझे कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कराना है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू दूंगी? कीबोर्ड के थ्रू दूंगी बाय टाइपिंग। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या हो गया? हमारा इनपुट यूनिट हो गया। ठीक है, अब जो भी टाइप करूँगी वो मुझे एक आउटपुट के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो वो किसके थ्रू होगा? या तो प्रिंटर, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए तो, या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं डायरेक्टली मॉनिटर का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या मॉडल ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बना के आना है, क्योंकि इससे आपका आंसर एट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो फर्स्ट इज इनपुट या फिर इनपुट यूनिट। ठीक है, इसमें क्या आता है, हमारे इनपुट डिवाइसेस आ गए जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, जो क्या करते हैं, यूज़र एंड से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। फिर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, हमारे मेमोरी यूनिट में। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट से स्टोर होने के बाद उनको हमें फैच करना है। तो फैच करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या है, सीपीयू के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करने का काम करता है और साथ ही साथ उसको डिकोड भी करता है। अब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, डिकोड करने के बाद हमें ये पता चलता है कि उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम सिग्नल भेज देते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को। ठीक है, अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा, कुछ फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा। वो वापस कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, मेमोरी यूनिट में। अब वो रिजल्ट हमें रिट्रीव करना है या निकालना है, तो हम किसके थ्रू निकाल लेते हैं, आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये था हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज़ लाइक द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको भी कंट्रोल करता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is responsible for processing all the instruction which are given by the user to the computer system। जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को देता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस विच कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। सीपीयू क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सब। और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन आते हैं, हमारे एंड, और, नॉट, ये सब। ठीक है, तो इन सारे टाइप्स के ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है, हमारा सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू के जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारे ब्लॉक डायग्राम में कि उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर ले रहे हैं। सो कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन विच आर परफॉर्म्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी एक्टिविटीज़ या फिर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, it acts like a manager of CPU ensuring all components work together to execute instruction efficiently। ये क्या इंश्योर करता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना कंप्यूटर सिस्टम के वो एक साथ वर्क करें ताकि जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट कर सके इफिशिएंटली। ठीक है, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके इंस्ट्रक्शन को। तो कौन इंश्योर करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये करता है इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया था जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं वो पहले कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। तो वो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना या रिट्रीव करना मेन मेमोरी से, वो भी किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। द कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड विच ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट एक्यूरेटली एंड इन विच ऑर्डर, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या समझता है, उस इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद कि हमें कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, किस ऑर्डर में करना है, ठीक है, और कैसे करना है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। तो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन फैचिंग। इंस्ट्रक्शन फैचिंग मतलब इंस्ट्रक्शन को लेना। ठीक है, तो द सीयू रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है, जो सी होता है वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर लेता है, इंस्ट्रक्शन को ले लेता है। किसके थ्रू लेता है, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, रजिस्टर होता है जो एक फास्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है ना। तो उसकी हेल्प से क्या कर लेता है सीयू,
जो इंस्ट्रक्शन है उसको मेमोरी से रिट्रीव कर लेता है। फिर जो इंस्ट्रक्शन रिट्रीव हो जाता है उसका वो कर लेता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, है ना। Once an instruction is fetched, the CU decodes it to determine what action need to performed। ठीक है, एक बार को जब वो इंस्ट्रक्शन फैच कर लेता है तो CU उसको डिकोड करके ये पता कर लेता है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या डाटा को कोई मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो ये कौन करता है? CU। थर्ड ऑपरेशन क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेशन। ठीक है, अब जैसे उसको पता चल गया कि उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली कंट्रोल सिग्नल भेज देगा ALU को, यानी कि हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। द CU जनरेट सिग्नल टू डायरेक्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द CPU लाइक ALU, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का काम भी कौन करता है? CU। ये क्या करता है? जैसे ही उसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो समझ आ जाता है, उसके बाद वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना चालू कर देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स के पास, जैसे कि ALU, रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। ठीक है, जैसे कि हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो क्या करेगा? वो ALU को डायरेक्ट कंट्रोल सिग्नल भेज देगा। ठीक है, या फिर हमें मेमोरी से कुछ डाटा रिट्रीव कराना है या कुछ डाटा राइट कराना है या रीड कराना है तो डायरेक्ट मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल भेज देगा। तो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन का काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन। दिस CU इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ करेक्ट सीक्वेंस। हमारे इंस्ट्रक्शन करेक्ट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। जो इंस्ट्रक्शन पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन कम टाइम लेगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब करेक्ट सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हो इंस्ट्रक्शन का, वो भी कौन इंश्योर करता है? हमारा CU। ठीक है, coordinating the data flow between CU, memory, CPU, memory and input output devices, है ना। जो डाटा का फ्लो होता है CPU से मेमोरी में, मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, तो ये कौन कंट्रोल करता है या जिसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल बस मैनेजमेंट। अब ये बस मैनेजमेंट या बस आर्किटेक्चर हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो CU जो क्या आता है? कंट्रोल बस आर्किटेक्चर में एक टाइप होता है कंट्रोल बस। उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल भेजता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में कंप्यूटर के, जैसे कि मेमोरी या इनपुट आउटपुट यूनिट में कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? कंट्रोल बस करता है। तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसको हम ALU भी बोलते हैं। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट मतलब हमारे लॉजिक गेट्स वगैरह जो होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बोलते हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो क्या करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब एंड, और, इक्वल टू, लेस देन, ये सब। और साथ ही साथ जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जो बिटवाइज फंक्शंस होते हैं, लॉजिक फंक्शंस होते हैं, उनको भी ALU सपोर्ट करता है या उनको भी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे रजिस्टर्स क्या आते हैं। देयर आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन मेमोरी विद इन द CPU। ठीक है, रजिस्टर क्या होते हैं? स्मॉल फास्ट स्टोरेज मेमोरी लोकेशंस होते हैं CPU के अंदर। ठीक है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होते हैं, ये CPU का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये CPU की मेमोरी है, मेन मेमोरी की मेमोरी का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, दे आर यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली वाइल द CPU इज प्रोसेसिंग टास्क। यानी ये क्या करता है? जब भी कोई CPU टास्क को प्रोसेस कर रहा होता है उसके दौरान जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जितने भी डाटा आता है, उसको टेम्परली स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा रजिस्टर। ठीक है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ CPU, रजिस्टर आर मच फास्टर देन रैम, है ना। तो रजिस्टर क्या होता है? CPU का ही पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी अदर मेमोरीज होती हैं या मेन मेमोरी जो होती हैं उनसे ज़्यादा फास्टर होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? CPU को अलाउ करते हैं टू एक्सेस डाटा क्विकली। ठीक है, डाटा को जल्दी से जल्दी एक्सेस करने के लिए CPU को अलाउ करते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट डेटा आर करेक्टली बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट या जो डेटा मिल रहा है उसको
स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब रजिस्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है उसका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी कि हमारा AC रजिस्टर। ये कहता है स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय ALU, है ना। ALU जब भी कोई रिजल्ट जनरेट करता है, ALU जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो उसका रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, AC रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। व्हेन the CPU will generate some result after processing, then all the result will be stored in AC register। जब भी CPU कोई भी रिजल्ट को जनरेट करता है प्रोसेसिंग के बाद, तो जितने भी रिजल्ट हैं कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, हमारे AC रजिस्टर में जाके स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CPU नीड्स टू ऐड 5 and 10, ठीक है। CPU को ऐड करना है 5 और 10 को, तो वो क्या करेगा, 5 और 10 इन दोनों को पहले कहाँ स्टोर करेगा, AC में। क्यों, क्योंकि ये डाटा है ना। देन परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, फिर उसके ऊपर क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। अब जब एडिशन परफॉर्म हो जाएगा तो 5 और 10 को ऐड करने पर जो रिजल्ट आया यानी कि 15, उसको वहाँ पे स्टोर कर देगा AC में। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा थोड़ा सा, कि वो एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। द प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम कितना एग्जीक्यूट हो गया है, कितना बचा है, कौन सा एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, ये सब कौन देखता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। कौन ट्रैक करके रखता है किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है ना, एग्जीक्यूट हो गया, अब दूसरा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो इन सब की ट्रैकिंग कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड। जो भी हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करना है उसका मेमोरी एड्रेस कौन स्टोर करके रखता है अपने अंदर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब जैसे कि जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस इसने होल्ड किया 1000, ठीक है। PC होल्ड एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एज 1000, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 1000, ठीक है। द CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी एड्रेस 1000। अब CPU ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फैच किया किस मेमोरी लोकेशन पे, 1000 मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो गया तो इंस्ट्रक्शन को क्या करा, एग्जीक्यूट करा, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लिया। अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, तो द PC इज इंक्रीमेंटेड। फिर क्या कर लेता है, प्रोग्राम काउंटर खुद को इंक्रीमेंट कर लेता है। इंक्रीमेंट किसके बेसिस पे करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था वो था 4 बाइट्स का, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स का होगा, 1004, ठीक है। तो PC 4 के थ्रू इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जैसे कि इंक्रीमेंट हुआ 1004 पे, जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि सेकेंड इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, अब हमें थर्ड इंस्ट्रक्शन फैच करना है, तो PC खुद को इंक्रीमेंट कर देगा 1008 पर, ठीक है। ये क्या है, थर्ड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया 1000 पर, है ना। फिर सेकेंड हुआ 1004 पर, क्योंकि वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 4 बाइट का था। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन होगा 1008 पर, तो PC क्या करता है, खुद को इंक्रीमेंट कर देता है और पॉइंट कर देता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड टाइप, जो कि क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब नाम से समझ आ रहा है कि क्या करेगा, स्टोर एड्रेस स्टोर करेगा। द MAR होल्ड्स द एड्रेस इन मेमोरी वेयर डाटा नीड टू बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, ठीक है। ये करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है जहाँ पे हमें डाटा को रीड करना है या फिर जहाँ हमें डाटा वहाँ से राइट करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई भी मेमोरी के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर मुझे कुछ डाटा रीड करना है, ठीक है, या मुझे वहाँ पे कुछ राइट करना है, तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कौन स्टोर करके रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। Memory address register hold the address in memory where data need to be read from or written to, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि CPU को रीड करना है डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 5000, जिसकी मेमोरी लोकेशन 5000 हो वहाँ से CPU को डाटा रीड करना है,
तो हम क्या कर देंगे, हम MAR के अंदर 5000 वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, MAR के अंदर क्या होल्ड होगा, 5000। क्यों, क्योंकि हमें 5000 वाली प्लेस का डाटा रीड या राइट करना है। ठीक है, फिर MBR यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर। The MBR is often used interchangeably with the MDR in many systems। ठीक है, जो MDR रजिस्टर होता है ना, यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर, उसकी जगह भी हम MBR का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सिमिलर पर्पस होता है, जो क्या करता है, टेम्परली होल्ड करता है डाटा को किसी भी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो MBR और MDR दोनों सिमिलर ही होते हैं और इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका पर्पस सिमिलर होता है। ये कहते हैं जो भी हमें डाटा को मूव करना है मेमोरी में, या जो भी हमें डाटा मेमोरी से लेना है, उसको होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन डाटा इज़ रीड फ्रॉम मेमोरी इट पासेस थ्रू दी MBR बिफोर बीइंग सेंड टू CPU फॉर प्रोसेसिंग। अभी जैसे हमने कोई भी डाटा रीड किया मेमोरी से, तो उसकी प्रोसेसिंग होनी है, तो प्रोसेसिंग पहले कहाँ पे जाके स्टोर होगा, MBR में। जो भी डाटा हम रीड करेंगे या जो भी डाटा हम राइट करेंगे, उस डाटा को स्टोर करता है MBR और MDR। ठीक है, और ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं क्योंकि इनका पर्पस सेम होता है। कन्वर्सली डाटा गोइंग फ्रॉम CPU टू मेमोरी इज पास टू MBR बिफोर बीइंग रिटर्न टू द स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अब जैसे कि हम CPU से कोई डाटा मेमोरी में भेजते हैं, तो मेमोरी में भेजने से पहले वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, पहले MBR में स्टोर होता है, फिर उसके बाद में हम उसको राइट करते हैं स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे। अब MDR मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर, नाम से समझ आ रहा है, डाटा को होल्ड करेगा। ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय MAR। ठीक है, अब जैसे कि MAR मेरी लोकेशन है जहाँ से मुझे डाटा को रीड करना है, डाटा को राइट करना है। अब जो डाटा हमें रीड करना है, जो डाटा हमें राइट करना है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, MDR में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ द CPU नीड्स द वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 500, अब जिसकी मेमोरी लोकेशन 5000 हो, वहाँ से CPU को क्या करना है, वैल्यू रीड करनी है ना। तो जो डाटा रिट्रीव हुआ मान लो 42 हुआ, तो उससे पहले वो टेम्पररी स्टोर कहाँ पे होगा, MDR में। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे मुझे भी कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से जो भी डाटा रीड करना है, जो डाटा राइट करना है, वो डाटा सबसे पहले कहाँ स्टोर हो जाता है, MDR में। ठीक है, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर यानी JPRs। जनरल पर्पस रजिस्टर आर वर्सेटाइल रजिस्टर इन CPU यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेसेस। ठीक है, JPR मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, मतलब ये क्या होता है, वर्सेटाइल होते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा या फिर एड्रेसेस होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो JPR क्या करते हैं, ये वर्सेटाइल रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर, क्योंकि टेम्पररी स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को या एड्रेसेस को। इनका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता या स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये वेरियस टाइप्स ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटेशन के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा IER रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। जो इंस्ट्रक्शन अभी अभी एग्जीक्यूट हुआ है उसको होल्ड करता है हमारा IER रजिस्टर। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय CPU, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है ना, जो एग्जीक्यूट हो रहा है CPU के द्वारा, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है कौन, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। जैसे कि एक बार इंस्ट्रक्शन फैच हो गया मेमोरी से, तो वो कहाँ पे जाता है, IER के अंदर, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको होल्ड कर लेता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, फिर डिटरमाइन करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे कि इन अ प्रोग्राम विथ द इंस्ट्रक्शन ऐड A, B, ये क्या दिया हमने, इंस्ट्रक्शन दिया ऐड A, B। ठीक है, अब CPU ने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को फैच करा मेमोरी से और उसको प्लेस कर दिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए काम करता है। फिर क्या करा, CPU ने डिकोड करा इंस्ट्रक्शन को, उसको क्या पता चला, ऐड यानी कि एडिशन परफॉर्म करना है।
फिर वो क्या कर देगा, डायरेक्ट कर देगा CPU को थ्रू कंट्रोल सिग्नल टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, फिर यूजिंग द वैल्यूज इन रजिस्टर्स। ठीक है, जो A एंड B है ये किस में होंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होंगे। ALU उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, CPU उनको क्या करेगा, ALU को कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, CPU इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। ठीक है, और CPU फैच करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रजिस्टर जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर डिस्कस कर लिए और रजिस्टर होता क्या है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।